हाँ, तो एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके साइंस के लिए अभी मैंने पहले पढ़ी थी, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब एक छोटा सा सेशन और है आपके लिए, मतलब ये बड़े कैप्सूल टाइप है जहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, तो 4-5 प्रश्न ठीक करने का मौका वो भी था, और यहाँ पे दोनों मिला के 4-5 प्रश्न आपके ठीक होने का पूरे पूरे चांस है। मैंने कहा था ग्रंथियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पूछ के आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं पीयूष ग्रंथि की, कौन सी ग्रंथि की, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका क्या नाम भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, इसको पहली बात तो है कि मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। हालांकि होने को मास्टर है ये, तो आपके मन में ये क्या आती है कि सबसे बड़ी हुई होगी, सबसे बड़ी, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और आप खुद बताओ ये दोनों प्रश्न कितनी बार रिपीट है कि नहीं है। दोनों बातें मतलब जो लिखी हुई है, दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गोल ग्रंथि हाइपोथैलेमस से मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है लटकती रहती है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता लटकता है, वैसे यह हाइपोथैलेमस से लटकती रहती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातें एक एक पूछी गई है। क्या कि जो पीयूष ग्रंथि है, ये जैसे डिलीवरी होती है एक लेडीज़ की, महिला की, जैसे अपने मम्मी की भी, तो डिलीवरी जब होती है तो गर्भाशय में, गर्भाशय की जो अरेखित पेशियां होती है उनमें सिकुड़न पैदा करती है। और जब सिकुड़न पैदा करेगी मतलब प्रेशर बनता है बच्चा बाहर आने के लिए, तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है। और प्रसव पीड़ा उत्पन्न होगी तभी तो डिलीवरी होगी। तो गर्भाशय की अरेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा होती है इससे, पीयूष ग्रंथि की वजह से, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, जो बच्चे के जन्म में सहायक होती है। समझ में आ गई। और जब बच्चे की जन्म की बात है तो स्तन से दूध स्राव में भी सहायक होती है, तो वो भी पीयूष ग्रंथि है। ये सारी बातें जो लिखी हुई है, 1 2 3 4 5, ये पांचों बातें, 5 बातें ही नहीं है, 5 प्रश्न है सीधे सीधे, वेरी मस्ट। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ ये पांचों बातें तो आपको बड़े ही ढंग से, बड़े ध्यान से पढ़नी है। अगली है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड की मैं अगर बात करूं, पीनियल ग्रंथि की मैं अगर बात करूं, तो ये है भाई, अभी छोटा ही है, मस्तिष्क में स्थित ये ग्रंथि थैलेमस के पीछे स्थित होती है। पहली बात क्या है कि मस्तिष्क में स्थित ये ग्रंथि थैलेमस के पीछे होती है। प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि थैलेमस के पीछे लेकिन मस्तिष्क में स्थित होती है। पहली बात क्या है, ये मस्तिष्क में स्थित होती है। दूसरी बात जो मैंने आपकी लाइव टेस्ट में भी ली थी बात, वो है कि पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख या जैविक घड़ी भी कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजिकल घड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। ये ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। बाल्यावस्था में यह शरीर की वृद्धि करने हेतु, जब बचपन बाल्यावस्था होती है, और जब अपन एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो एडल्ट अवस्था में यह ग्रंथि शरीर के अंदर बायोलॉजिकल वॉच यानी कि जैविक घड़ी को चलाने में मदद करती है। और यह ग्रंथि प्रकाश से प्रभावित होती है। भाई कहते हैं ना ज्यादा धूप या प्रकाश, वो वाली चीज है, उससे ही थोड़ी प्रभावित होती है। तो पीनियल के बारे में समझ में आ गया क्या, क्या कि मस्तिष्क में स्थित होती है। और मस्तिष्क में भी कहां पर, जो थैलेमस होता है मस्तिष्क का पार्ट, उस थैलेमस के पीछे स्थित होती है। इसको तीसरी आंख या जैविक घड़ी बोला जाता है। यह ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। बाल्यावस्था में जो ग्रोथ हार्मोन है उसको, शरीर की वृद्धि हेतु ग्रोथ हार्मोन में हेल्प करती है, ताकि जो वृद्धि हार्मोन होता है ना वो एक्टिव हो जाए। और जब अपन एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट अवस्था में ये ग्रंथि शरीर के अंदर जैविक घड़ी को चलाने के लिए काम करती है और प्रकाश से भाई प्रभावित होती है। फिर है परावट्टु ग्रंथि। परावट्टु ग्रंथि के जो है ये 4 ग्रंथियों का समूह होता है, और ये हड्डियों की वृद्धि हो और दांतों के निर्माण का नियंत्रण परावट्टु करती है। जैसे अपने जो टीथ होते हैं, दांत जो है, उन दांतों का निर्माण जो है परावट्टु ग्रंथि के द्वारा ही होता है।
ठीक है ना। ओके, अब आती है थायराइड यानी कि आउटू। क्या है? थायराइड या आउटू जो ग्रंथि है ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, जैसे पीयूष या पिट्यूटरी तो सबसे छोटी, ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये एच आकार की होती है। एच होता है ना ABCD वाला एच, ये एच आकार की होती है। सीधा सीधा फैक्ट पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर होगा आउटू या थायराइड। दूसरी बात, ये किस आकार की होती है, तो ये एच आकार की होती है। तीसरी बात, स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में ज्यादा बड़ी होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में जो ये है वो ज्यादा बड़ी होती है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन। और आपको पता ही है थायरोक्सिन हार्मोन से आपको पता है थायराइड रोग हो जाता है ना, थायराइड रोग जो हो जाता है, ठीक है। या आगे अपन ले लेंगे, वो भी एक गोइटर वाला हो तो खैर आयोडीन से होता है। श्वास नली के ठीक, अच्छा ये स्थान जिसका मैंने लिखा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कैप्सूल है, बिल्कुल रामबाण साबित होगा। श्वास नली के ठीक नीचे स्थित होती है, ये ध्यान रखना। ब्लड में, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, और शरीर की उपापचयन को भी नियंत्रित करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि जो है प्रतिरक्षण या इम्यून सिस्टम, आपने अपन क्या ना कि यार जितना ज्यादा, जैसा कोविड के टाइम पर क्या कहा था कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, अगर इम्यूनिटी बढ़ गई, इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया, प्रतिरक्षी शरीर में ज्यादा होंगे, तो कोई चिंता नहीं है, थाइमस ग्रंथि एक्टिव उस थाइमस से है, हमें प्रतिरक्षण या इम्यून ग्रंथि भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। थाइमस को ये बच्चों में प्रतिरक्षण उत्पन्न करती है ताकि वो बीमारी वगैरह से लड़ सके, सामना कर सके। ये ग्रंथि रोग प्रतिरोधक क्षमता, खेल तो प्रतिरक्षण है ही, तो है ही, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है ताकि हमें जल्दी से कोई बीमारी ना हो। फिर है भाई अधिवृक्क ग्रंथि। इस ग्रंथि से सबसे बड़ी बात है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट है आपातकालीन हार्मोन, एमरजेंसी, ठीक है ना, एमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन, या फिर करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। ये आपात इमरजेंसी में काम आने वाला है, करो या मरो की स्थिति में काम आने वाला है, इसीलिए जीवन की रक्षा करता है, इसलिए जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से जो स्रावित होता है एड्रेनलिन हार्मोन, किसको? एड्रेनलिन हार्मोन की बात है ये। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन, भूल मत जाना, वेरी मोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर ये हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव की अवस्था, अत्यधिक, उसमें जो अत्यधिक जो अपन गुस्सा करते हैं, डर या फिर मानसिक तनाव जब हो, तो अधिवृक्क जो है ना, जिसके द्वारा ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, ये ज्यादा निकलता है, ज्यादा स्रावित होने लगता है। अग्नाशय, ये ग्रंथि अंत्य व बहिस्राव दोनों होने के कारण इसे मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। मैंने आपको 400 जब लाइव टेस्ट में लाइव क्वेश्चन करवा चुका मैं 4 पार्ट में, अलग अलग 4 लाइव टेस्ट में साइंस के, उससे मैंने लिखवाया भी था कि निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है। तो मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं इसको, तो उसके पीछे एक ही कारण है, वो ये है कि ये अंत्य और बहिस्राव दोनों इसमें होते हैं, इसलिए मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि में अंत्यस्रावी ग्रंथियों को लैंगरहैंस द्वीप, ठीक है ना, लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। ये अल्फा, बीटा और गामा कोशिका से बनी होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार आया है कि अग्नाशय, या फिर ऐसा आया था कि अल्फा, बीटा व गामा के द्वारा निम्न में से, अल्फा, बीटा व गामा कोशिका के द्वारा निम्न में से कौन सी ग्रंथि बनी हुई है। और एक नोट लिखा है भाई यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ये। अग्नाशय, वृषण, अंडाशय, ये मिश्रित ग्रंथियां हैं, मतलब बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों रूप में इसका व्यवहार है। तो ध्यान रखें, प्रश्न आ जाए ना कि निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि नहीं है, तो अपन को याद रखना है अग्नाशय, वृषण और अंडाशय, इनके अलावा जो भी है उनको क्रॉस मारना है। जबरदस्त क्वेश्चन। इसके बाद बात आती है वृषण। तो वृषण भाई पुरुष में होता है टेस्टिस, ठीक है ना, टेस्टिस। वृषण कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन।
फिर अंडाशय, अंडाशय स्त्रियों में होता है भाई, ठीक है ना। 3 हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन जो अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं, स्त्रियों में होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन, इसे स्त्रीलिंग हार्मोन कहा जाता है, स्त्रियों में होने की वजह से स्त्रीलिंग हार्मोन, या फिर नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जिस महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है उसमें नारी के गुण या शारीरिक विकास उतना अच्छे से नहीं होता। इसकी कमी से जनन क्षमता कम होती है, बांझपन वगैरह ज्यादा आ जाता है, तो वो उसका कारण है कि उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है। रक्त का थक्का बनना अपन ने पढ़ा था कि ब्लड क्लोटिन, रक्त का थक्का कब बनता है, तो प्रोथ्रोम्बिन यानी यकृत में बनता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये रुधिर प्रोटीन है, तथा विटामिन के, ये विटामिन के है, विटामिन के जिनको शॉर्ट में अपन VIT विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है। प्रश्न मैंने कहा था कि विटामिन पूछे तो विटामिन के, और वैसे WBC भी है, WBC व्हाइट ब्लड सेल, सफेद ब्लड सेल्स, ठीक है ना, श्वेत कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और वैसे एग्जैक्ट साइंस की भाषा में प्रोथ्रोम्बिन जो कि यकृत लिवर से बनता है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये रुधिर प्रोटीन है, और फिर है विटामिन के। इन सब के द्वारा ये सब मिलके अगर शरीर में काम करते हैं तब हमारे रक्त का थक्का बनता है। इसके अलावा बस ये चीजें थी। तो कैसे लगे साइंस के दोनों सेशन देख लेना, बहुत जबरदस्त है। आई थिंक मजा आ गया होगा। यहां से प्रश्न पक्का आने वाला है, ये फैक्ट है। ऐसे और भी कोई फैक्ट होंगे तो उन पर भी मैं सेशन बनाऊंगा। और भी आपकी कोई शिकायत हो या कोई कमेंट हो कि सर इस पर कोई विशेष क्लास रख दीजिए, तो वो भी मैं रख दूंगा। आप कमेंट कर देना, अभी मैं आपके कमेंट देखूंगा। इसलिए मैंने आज लाइव नहीं रखा, मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी बता दूं। कल फिर अपने GK का भी लाइव होगा और अपने साइंस का भी लाइव होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही छोटे से प्यारे सेशन के साथ में। ओके।